हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, आपका शुक्रिया कि आपने अपनी प्यार और मोहब्बत को अपने व्यूज के द्वारा हमारे कार्यक्रमों के लिए जो जताया है, उसके लिए आभार आपका। जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। 2024 का महाभारत चक्रव्यूह की रचना प्रारंभ हो गई है। और इसके रचनाकार कौन है? जी हां, इसके कई रचनाकार हैं और कई लेवल्स पे यहां पर काम किया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बार की व्यूह रचना ऐसी हो कि जहां पर जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट हैं, वो 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन हो जाएं, जहां उन्हें मुश्किलाहट का सामना करना पड़े। ये चक्रव्यूह कौन रचेगा और कैसे रचेगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। दोस्तों, आपसे गुजारिश, 4 पीएम के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अच्छी पत्रकारिता के लिए प्रेरित कीजिए। उसी प्रकार न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल जो है, आप यूट्यूब में सर्च में जाके लिखेंगे तो आराम से आपको मिल जाता है। ये उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बहुत सारे जो अच्छे कार्यक्रम प्रतिदिन वहां पर आते हैं हमारी ओर से, उन्हें आप देखिए। आपके प्रोत्साहन की हमें भी बहुत आवश्यकता है। ये दोनों चैनल आप तक पहुंचाते हैं सही विश्लेषण, सही खबर, सच्ची बात, सीधी बात। तो 2024 के महाभारत का चक्रव्यूह, इसकी रचना प्रारंभ हो गई है। इस रचना को कई दिशाओं से अंजाम दिया जा रहा है। कई दिशाओं से, एक दिशा से नहीं। यह प्रयास किया जा रहा है कि पग पग पर भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, उनको रोका जाए। वो सब जो सर्वे अभी आए हैं, खास तौर से गुजरात से, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। खिसका तो कांग्रेस का है, लेकिन एक सरप्राइज एंट्री वहां पर आम आदमी पार्टी की है। चक्रव्यूह अलग अलग जगह से रचा जा रहा है, हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, पहले देखते हैं कि यहां पर चक्रव्यूह की रचना कौन कर रहा है। यहां पर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल। वो केजरीवाल जो इस समय दिल्ली और पंजाब, भारत के दो राज्यों में अपनी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की भी दो ही सरकारें हैं, देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो आकांक्षाएं हैं ऑल इंडिया पार्टी के रूप में उभरने की, अब उसको पुख्ता जमीन मिलती हुई नजर आ रही है। वहां से जो सर्वे या लोगों की बातें निकल कर आ रही हैं, चौंकाने वाली हैं। दो क्लियर सेगमेंट हैं गुजरात के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का देश में सबसे बड़ा गढ़ है। जी हां, जैसे शिवाजी का सिंहगढ़ होता था ना, और रायगढ़ किले होते थे, बस भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा गढ़ है। ये रायगढ़ भी है और ये सिंहगढ़ भी है एक्चुअली। अब यहां पर एक चक्रव्यूह केजरीवाल ने रचा है और सेंध लगाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी की जो संरचना है वहां पर, उसमें। और इसने भारतीय जनता पार्टी को इस कदर विचलित कर दिया है
कि उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि इस व्यक्ति की, यानी कि केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी की काट कहां पर है। दरअसल ये किसी भी कोने से मोदी और शाह के चक्रव्यूह में फंसते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मोदी और शाह गुजरात के अंदर केजरीवाल के चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। उस पुख्ता जमीन पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आशंका ही नहीं थी कि वो फिर से सत्ता में आएगी, और कांग्रेस तो उनके लिए एक तरह से एक ब्लेसिंग है। जब तक कांग्रेस सामने है तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है गुजरात में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ उभर आई हैं, क्योंकि एक नया नाम निकल कर आया है मार्केट में। वो नाम है बड़ा मोदी। बड़ा मोदी कौन है? बड़ा मोदी है केजरीवाल। विरोधी पक्षों के मुकाबले मोदी 10 कदम आगे की सोचते हैं। मोदी जहां की सोचता है, केजरीवाल उससे 5 कदम आगे की सोचते हैं। यानी कि हर वो चीज जो मोदी जी 2014 से कर रहे हैं, केजरीवाल 2011 से कर रहे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद के जो पाठ मोदी जी 2014 से भारतीयों को पढ़ा रहे हैं, वो 2011 से अन्ना आंदोलन से वंदे मातरम की आवाजें लगा के और भारत माता की जय के बुलंदी नारे लगा के केजरीवाल पहले से कर रहे हैं। दिल्ली के क्लासरूम के अंदर वो देशभक्ति के सिलेबस भी लेके आते हैं और लंबा लंबा नया नया झंडा बनाते हैं। 14 अगस्त को तो पता नहीं कितने मील लंबा झंडा बना दिया उन्होंने वहां पर। तो मोदी जी से हमेशा 5 कदम ऊपर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल की पार्टी के ऊपर वो सारे आक्षेप जो मोदी जी लगाते हैं, जो दूसरी पार्टियों के ऊपर, उनको ध्वस्त करने के लिए परिवारवाद, क्षेत्रीयवाद, इसके अलावा जातिवाद, या फिर कोई और वाद ऐसा हो सकता है, करप्शन, इवन भ्रष्टाचार, वो इनके ऊपर लागू नहीं होते। मुसीबत यह है कि ना तो केजरीवाल परिवारवादी हैं, ना ही ये जातिवादी हैं, ना ही ये क्षेत्रीयवादी हैं, और ना ही ये भ्रष्ट हैं। कट्टर ईमानदारी की छवि है, और यही भारतीय जनता पार्टी को चुभता है कि हमसे कट्टर ईमानदार और कौन हो सकता है, तो वहां पर वो है। हमसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है, तो केजरीवाल है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, तो केजरीवाल है। हमसे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है, तो केजरीवाल है। हम कास्ट का, जातिवाद का विरोध करते हैं, ये जातिवाद का हमसे ज्यादा बड़ा विरोधी है। ये इनकी पेन पॉइंट है, ये दुख का कारण है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी शाह के लिए कि इसको कैसे टेम किया जाए। सीबीआई के द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, ईडी के द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। हर दांव उल्टा पड़ रहा है। जहां पहले शराब नीति बात हो रही थी, तो उल्टा दांव चला कि ये हमारी एमएलए को 20-20 करोड़ में खरीद लेना चाहते हैं, और ये दांव इतना भारी पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं गुजरात के चक्रव्यूह की। दरअसल केजरीवाल अपने वर्कर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करते हैं। पुलिस के सिपाही, शहीद, ऑटो ड्राइवर्स, मेड सर्वेंट्स, नॉर्मल रेडी वाले वर्कर्स, स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स, उन सब के लिए स्कीम घोषित कर दी गई है। शिक्षक स्कूलों के, सबके लिए स्कीम आ गई है, एक एक करके, और एक एक करके जैसे स्कीम्स आती जा रही हैं, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी विचलित नजर आ रही है कि ये क्या है। हमारा प्लैंक तो इन्होंने ले लिया, ये सब वादे कर दिए। उसके बाद फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। अब वहां पर क्या था, जो शहर थे, शहरों में, गुजरात में शहर भारी मात्रा में है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार है, और वो अर्बन वोटर ही सारे के सारे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आम आदमी पार्टी की। गांव में अभी भी कांग्रेस का प्रभाव है। तो अगर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी टूट जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको तो 80-90 सीटें लेना भी मुश्किल हो जाएगा, मेजोरिटी भी नहीं मिलेगी। अभी जो सर्वे आए हैं कुछ टाइम्स नाउ के,
जिसमें करीब 20 सीटें 18-20 सीटें दिखाई गई हैं और कुछ और इंटरनल सर्वे आए हैं गुजरात से जो कि केजरीवाल को 40 से 50 सीटें दे रहे हैं और वहां पर आपकी कांग्रेस को छोड़िए बीजेपी को मेजोरिटी मिलती नजर नहीं आ रही है। लोगों में केजरीवाल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है कि ये व्यक्ति हम जैसा है। अब ये राजकोट में जाता है तो राजकोट में बिल्कुल शहर के बीच में कोई शास्त्री पार्क नाम की जगह है, शास्त्री गार्डन नाम की जगह है, वहां पर कोई सभाएं नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने वहां सभा की। तो वहां पे सभा होने का मतलब है कि चारों तरफ खबर आग की तरह फैल जाती, केजरीवाल आया है, क्योंकि शहर के मध्य में सेंटर में उनकी वहां पर क्या कहते हैं मीटिंग हो रही है, वहां पे रैलीज हो रही हैं और वहां पे लोगों को कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको ये देंगे। अब वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बिजली का कंजप्शन 200-300 यूनिट आता है महीने का, ऐसे लाखों लोग हैं और उनको अब लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो हमारा बिजली का बिल नहीं जाएगा, पानी का बिल नहीं जाएगा, हमारे बच्चों की फीस नहीं जाएगी स्कूल में और स्वास्थ्य सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक की तरह वो बेहतर हो जाएंगी। तो लोग खिंच रहे हैं। ऊपर से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आदमी केजरीवाल जो है हमारे जैसा है, आधी बांह की शर्ट पहन के आता है, सिंपल सी बाहर निकली शर्ट है, सिंपल सा, रोज 10 कपड़े नहीं पहनता है, 10 जोड़े रोज बदलता नहीं। कुछ लोग बदलते हैं राजनीति में, आपको पता है, रोज 5-7-10 जोड़े बदले जाते हैं, हर 1 घंटे में एक नया ड्रेस आपको नजर आ जाता है वहां पर। लेकिन केजरीवाल वो नहीं करते, एक सिंपल चप्पल पहन के फ्लाइट से चल के सीधे अपना आम आदमी की तरह बैठकर आ जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री है, लेकिन कपड़े नहीं बदलते, बिल्कुल कॉमन मैन, भारत का साधारण मिडिल क्लास आदमी। तो लोग कह रहे हैं ये हमारे जैसा है, ये हमारी तरह शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, कपड़े पहनता है, शानदार बड़ी बड़ी कपड़े और जैकेट्स और ये जोड़े नहीं पहनता है, रोज कपड़े नहीं बदलता है। तो ये जादू चल रहा है यहां पे। जो चक्रव्यूह केजरीवाल ने रचा है वो चक्रव्यूह इस किस्म का है जहां पर मोदी और शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल केजरीवाल की कोशिश ये है कि मोदी शाह की जोड़ी को अभिमन्यु में कन्वर्ट कर दिया जाए गुजरात के अंदर। एक बार को गुजरात का गढ़ गिर गया, उसमें सेंध लग गई जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे भारत में संभलना एकदम से कठिन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे चक्रव्यूह की तरह। वो दूसरा चक्रव्यूह है नीतीश कुमार का। नीतीश बाबू, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश बाबू ने जो वहां पे चक्रव्यूह रचा और भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से निकल के लालू यादव की आरजेडी के साथ यानी कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो व्यू रचना की है, जो सरकार बनाई है, उससे देखा जाए तो मोदी शाह की जोड़ी के होश उड़ गए हैं, फाख्ते उड़ गए हैं। वहां पर तो हालात ये कि 40 सीटें हैं, इन दोनों की जोड़ी के साथ में आने से 40 की 40 सीटें दांव पर लग गई। अब पहले 40 सीटें आई थी इनकी, अगर ये 40 में से 40 सीटें निकल जाती हैं या 30 सीटें भी निकल जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे अगले चुनाव के अंदर। तभी मैंने कहा 2024 की व्यू रचना शुरू हो गई है। ये कमंडल वापस आया और यहां पर तेजस्वी और नीतीश बाबू की जोड़ी बड़ा झटका देने की तैयारी में है योगी को, सॉरी मोदी को और शाह को। दोस्तों, अगर बिहार टूटता है तो उत्तर प्रदेश भी टूटता है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उसका असर पूरे के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाट नेता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनाया गया, ताकि जो ईस्ट में खिसकती हुई जमीन है उसको वेस्ट से कॉम्पनसेट किया जा सके। लेकिन नीतीश बाबू चक्रव्यूह रचने के पुराने खिलाड़ी हैं साहब, मोदी से पहले राजनीति में आए थे, उन्हें राजनीति की जो समझ है वो मोदी शाह की जोड़ी से 10 गुना ज्यादा है। और दूसरी बात, मोदी और शाह की जोड़ी उनको पप्पू कह के नहीं बुला सकती, वो कोई ऐसे नौसिखिया नहीं है जो उनके क्या कहते हैं शिकंजे में आ जाए, ना ही वो
अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा लगा सकती है, क्षेत्रीयवाद का ठप्पा लगा सकती है, या फिर भ्रष्ट होने का ठप्पा लगा सकती है। नीतीश बाबू तो सुशासन के प्रतीक रहे हैं। बिहार का डेवलपमेंट भी किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, स्लो हुआ है लेकिन हुआ है। लेकिन वो पप्पू नहीं है, वो पप्पू बनाते हैं। और दरअसल बिहार में उन्होंने मोदी और शाह को पप्पू बना दिया है। उनकी जो व्यू रचना है वहां से सीटें काटने की, वो भयंकर रचना है। और उसमें से अब 40 सीटें थी इनके पास, 30 मिलना भी, 10 सीटें भी मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। बंगाल में व्यू रचना में ममता बनर्जी भी आ गए हैं। और पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी जो 18 सीटें लेके गई थी बंगाल से, इस बार शायद 5 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे उसके, 5 सीट के लाले पड़ेंगे बंगाल में उसके, उसको वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि ममता हर पल वहां पे सशक्त होती जा रही है और बड़ी संख्या में वहां से लोकसभा के अंदर जीत के आएगी। क्योंकि वोटिंग जो होगी ममता वर्सेस मोदी होगी, और मोदी को वोट नहीं मिलेंगे इस बार, वहां पर ममता को वोट मिलेंगे। क्योंकि उनके चक्रव्यूह में यहां भी मोदी और शाह फंसते नजर आ रहे हैं। ये इनकी चिंता है कि एक तरफ तो केजरीवाल का गुजरात का चक्रव्यूह, पंजाब का तो ऑलरेडी है, दूसरा नीतीश बाबू का बिहार का चक्रव्यूह, तीसरा ममता बनर्जी का बंगाल का चक्रव्यूह, चौथा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने के बाद भी सफल होती नजर नहीं आ रही है, तो सोरेन साहब हैं। लेकिन नीचे केसरीवाल जो हमारे केसीआर हैं, वो भी टीआरएस के, तेलंगाना राज्य समिति जो है तेलंगाना के अंदर, वो भी धुर विरोधी हो गए पूरे के पूरे। वक्त आएगा तो जगन रेड्डी भी उनके हाथ से निकल जाएंगे और नवीन बाबू भी निकल जाएंगे उड़ीसा के अंदर। एक चक्रव्यूह और रचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी सीटें 42 सीटें जो आई थी महाराष्ट्र से आई थी, 48 में से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कंबाइन को, जो इस बार नहीं आएंगी। तो एक गढ़ नहीं टूट रहा है, बिहार टूट गया, गुजरात टूट गया, बंगाल टूट गया, तेलंगाना टूट गया, महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है अच्छी खासी सीटें लेके जाएगी, और यहां भी बीजेपी का जो कंबाइन होगा उसको 15 से 20 सीटों का भारी नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा नुकसान इनको कर्नाटका में होने जा रहा है, जहां पर 28 में से पहले उनके पास 25 सीटें थी, और जो इस बार घट के 12, 13, 14 तक आने की संभावना है। तो वहां भी 10-12 सीटें बीजेपी के हाथ से निकलने की संभावनाएं बन रही हैं। ये जो क्षेत्रीय चक्रव्यूह बन रहे हैं, ये चक्रव्यूह महाभारत का जो रण है उसको नया स्वरूप देने में अब बिल्कुल तैयार होते जा रहे हैं। 2024 की जो फाइट, जिसे डन डील कहा जा रहा था, डन फाइट है कि यानी कि कोई कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, अब संशय की परिस्थितियां उठनी शुरू हो गई हैं। यहां पर संशय आना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। यहां पर अब एक चुनौती, बड़ी चुनौती आती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से, नीतीश बाबू से, ममता से, केसीआर से डरी हुई नजर आ रही है। केजरीवाल ने तो ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका अंदर से कुछ एक ऐसा लगता है कि जैसे शक्ति छीन ली हो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर तिलमिलाई हुई है। वैसे भी मैं एक बात और बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में गुजरात के अंदर लोग अलग ढंग से वोट देते हैं, लेकिन यहां पर जो 26 में 26 सीटें और लंबा साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी का जो मिसमैनेजमेंट चला आ रहा है, पहले रूपानी का था, अभी भूपेंद्र पटेल का था, उससे पहले आनंदीबेन का था, इन सब के जितने साम्राज्य थे, एक तरह से बिल्कुल बेकार किस्म का प्रशासन इनका था। लेकिन जनता फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट देती थी, क्योंकि कांग्रेस मजबूत नहीं थी, दिनों दिन वीक होती जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है सामने कांग्रेस रहे, क्योंकि वो श्योर शॉट ब्लेसिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से
त्रिकोणीय फाइट हुई जो गुजरात के अंदर, इसने भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से क्या कहते हैं फट्टा ही खिसका दिया है। मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि 2024 की फाइट से पहले इवन जो गुजरात के जो इलेक्शंस आएंगे, हिमाचल के जो इलेक्शंस आएंगे, ये एक नई कहानी लिखेंगे। इस चक्रव्यूह की नई कहानी लिखेंगे, एक नया चक्र बना देंगे जिसमें मोदी और शाह फंसते हुए नजर आएंगे। हालात ऐसे ही बन रहे हैं, इसलिए अब 2024 का चुनाव डन डील नहीं है और गुजरात का चुनाव जो अभी आ रहा है दिसंबर में, ये भी डन डील नहीं है। यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगा, केजरीवाल जब कभी जीतते हैं तो बड़ी जीत होती है, वो स्वीप करके जाते हैं, सामने वाले के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं, झाड़ू मारते हैं तो पूरा झाड़ू मारते हैं। जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में, उस झाड़ू की क्या कहते हैं ना कि बुहार में कोई बचता ही नहीं है, सब झाड़ू के साथ कचरे के अंदर, डब्बे के अंदर चले जाते हैं। चाहे पंजाब के अंदर क्या कहते हैं कि कांग्रेस चली गई या अकाली दल चले गए और भाजपा चली गई, सारे कचरे के डिब्बे में। दिल्ली में तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों कचरे के डब्बे में चले जाते हैं आपकी झाड़ू के सामने। और यहां पे अगर पैठ बन जाती है गुजरात में, जो बनती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रायगढ़ और सिंहगढ़ ये गिरते हुए नजर आ रहे हैं। भरोसा रखिए, राजनीति बदल रही है, रंग बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति फॉर्मिडेबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अक्षुण्ण ना समझाए। वक्त से बड़ा सिकंदर कोई नहीं, वही है, वही डिसाइड करेगा, वही निर्णय करेगा। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, बहुत कुछ होगा इस भारत में। आपसे फिर गुजारिश, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। साथ में 4 PM के मंच को, न्यूज टाइम दिनेश के मोरा के मंच को, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए अच्छी पत्रकारिता के लिए, निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता के लिए। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।